गाइस वेलकम, नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। मैं घनश्याम शर्मा आर्यस जंक्शन पर दिनांक 10 सितंबर 2020 के सभी करंट अफेयर्स के साथ में। डेट पीछे में चेंज नहीं कर पाया, चिंता मत कीजिए, थंबनेल में चेंज हो जाएगा। तो टारगेट आरएस 2020 जो कि कभी नहीं आने वाला, ठीक है, आरएस 2021 की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और इसके बीच में जो कोई भी आपके अदर आरपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स है उनमें भी हमारे ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एक उदाहरण मैंने आपको कल दिया जब इवैल्यूएशन ऑफिसर के पेपर में जो है काफी बड़ी मात्रा में प्रश्न है। अब दोस्तों कुछ छात्रों का ये कमेंट भी हुआ वहां पर कि सर आपके ही प्लेटफॉर्म से थोड़े हैं, कई ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म है जहां से तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आए। मैंने कहा मैंने कब मना किया, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे यहाँ आए हैं, औरों के क्या आते हैं क्या नहीं आते इसका मुझे कोई ध्यान नहीं है, पर मेरे यहां से आने के पीछे मूलभूत जो अंतर और चीजों से है वो ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर डेली आपको निश्चित 5 प्रश्न करवाए जाते हैं। आपने देखा होगा मैंने कभी 5 से 6 प्रश्न नहीं किए। तो क्या ये एक अलग बात नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म आपको 15 से 20-30 क्वेश्चन डेली करवाता है, दूसरी तरफ हम उनकी तुलना में लगभग 4 से 5 गुना कम प्रश्न आपको करवाते हैं, और उसके बावजूद हम सटीकता के साथ आपको प्रश्न दे पाते हैं। यही एक्सीलेंसी होती है दोस्तों, जिसके लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं और जिसकी आप सराहना भी करते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, और शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की हमारे गीता के ज्ञान के साथ, क्योंकि बिना गीता के ज्ञान के जीवन जीना भी बड़ा मुश्किल है। शांति के साथ जीवन तो जी लेंगे, लेकिन शांति के साथ जीना मुश्किल है। तो आज का जो श्लोक है, कितनी प्यारी और सरल भाषा है संस्कृत। अंग्रेजी में आप 2 शब्द लिखते हैं, ठीक है, और इनको पढ़ने के लिए आपको रटना पड़ता है कि ये इसको बट बोलेंगे और इसको पुट बोलेंगे। लेकिन अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में अगर आप जो है लिखते हो, इस तरह से लिखते हो, ठीक है, तो आप इन दोनों को ही संस्कृत में अगर लिखोगे तो इसको पुल बोलोगे, इसको पुली बोलोगे। इसमें बट और पुट की तरह अलग अलग साउंड आपको नहीं मिलेगा। तो संस्कृत की ये सबसे बड़ी खासियत है, और इसके कुछ निश्चित शुद्ध नियम व्याकरण है जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी से दुनिया का क्लिष्ट से क्लिष्ट ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं जो संस्कृत में हो। तो आज का हमारा जो ये श्लोक है, ये मनुष्य जो कि अपने आप को समझ चुका है, जिसने अपने आप को साम्यता में स्थापित कर लिया है, जो प्रकृति में समान भाव से चीजों को देखने लगा है, क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि वो अलग अलग चीजों में समान भाव से चीजों को देखता है, वही पंडित माना जाता है। तो अब जब आप समान भाव से देखने लगते हो तो क्या होता है, इह एव, देखो यहां पर इह और एव ये है हमारा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा। ये हो गया इह और एव, और उसी से बनता है आपका इहेव। इहेव, इहेव शब्द जो है, यह शब्द का मतलब क्या होता है, यह लोग। यह शब्द का मतलब होता है यह लोग, एव मतलब ही। तई, तैर जित है, तैर जित है का संधि विच्छेद अगर मैं करूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, तई है जित है, ठीक है। फिर आगे लिखा है सर्गो येषाम साम्य स्थितम मन है। ज्यादातर मामलों में क्या होता है, जब हम संस्कृत को पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि शुरुआत वाली पंक्तियां अंत में और अंत वाली पंक्तियां शुरुआत में दी होती है। इसकी शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि येषाम अर्थात जिनका, साम्य, साम्य मतलब समता में, स्थितम मतलब स्थित होना, और मन है मतलब मन, चित्त। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग, ये शाम शब्द है ना, तो ये शाम शब्द पुरलिंग है, सॉरी बहुवचन है, तो ये शाम साम्य स्थितम मन है, वे लोग जिनका मन साम्य अर्थात समता में स्थित है, जो समान रूप से प्रकृति की समस्त चीजों के लिए राग द्वेष से रहित होकर के व्यवहार करता है, ठीक है, वह व्यक्ति इह एव मतलब इस लोक में ही। देखो यह जो है परालोक, और यह लोक हम बात करते हैं, यह लोक का मतलब धरती की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति यह लोक अर्थात इस लोक में रहते हुए ही, जीवित रहते हुए ही, क्योंकि इस लोक में वही व्यक्ति रहेगा जो जीवित है। जब आप मर जाते हो तो उसके बाद ब्रह्म स्वरूप जो भी एक अन्यत्र हम मानते हैं, जिसको कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें हम जाकर के मिल जाते हैं, फिर हम इस लोक के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसी लोक में आप क्या कर सकते हो, तई है जित है सर्गा, तई है शब्द भी बहुवचन है, स तौ तय ताम ते ता तेन ताभ्याम तई, क्या लिखते हैं, तेन ताभ्याम तई, ठीक है, तेन ताभ्याम तई है, और ये जो तई है ये दर्शाता है कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, ठीक है। तो तीसरी जो है विभक्ति इसमें आती है, और ये जो तई शब्द है
ये तई है शब्द क्या कहता है? ये तई है शब्द कहता है कि उन लोगों के द्वारा जितः सर्गो, सर्ग है मतलब इस दुनिया को, इस संसार को जीत सकते हैं। तो सर्ग शब्द का मतलब संसार होता है, और स्वर्ग शब्द का मतलब क्या होता है? स्वर्ग शब्द का मतलब होता है आपका स्वर्ग, परलोक में जो स्वर्ग स्थित है। ठीक है, तो अगर आपको सर्ग और स्वर्ग दे दिया जाए तो शायद आप इनका समानार्थी शब्दों का भी आंसर दे पाओगे। आधे नंबर का प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। लिखा है आगे, निर्दोषम ही समम ब्रह्म है। आगे कहता है कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म मतलब जो परम तत्व है जिसका हम अंश अपने आप को मानते हैं, मैं किसी ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, ये एकमात्र वो शक्ति पुंज है जो हम सबको चलाता है। ठीक है, बाकी अवधारणाएं अलग अलग नजरिए से देखने की है। भक्ति वाले अलग नजर से देखते हैं, ठीक है, और शंकराचार्य जैसे जो अद्वैतवादी हैं वो अलग नजरिए से देखते हैं, विशिष्ट द्वैतवादी अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन सभी में एक ही ब्रह्म है। और वो जो ब्रह्म है वो निर्दोष है। निर्दोष क्यों है? क्योंकि ब्रह्म जो है वो प्रकृति से संबंधित नहीं है। प्रकृति जो है वो राग द्वेष को उत्पन्न करती है, ब्रह्म कभी राग दोष उत्पन्न नहीं करता, और इसीलिए ब्रह्म भी निर्दोष है, ब्रह्म भी सम है। और जहां पर समता आ जाती है वहीं पर ब्रह्म है। इसका मतलब जब आपके मन में समता आ जाएगी, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, तब आप भी ब्रह्म में ही स्थित हो जाओगे। मतलब आपका जो स्वरूप है वो भी ब्रह्म चित्त हो जाएगा। और इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप भले ही बाकी लोगों की तरह बाहर से व्यवहार करते दिखोगे, उन्हीं की तरह खाओगे, उन्हीं की तरह पियोगे, उन्हीं की तरह बैठोगे, लेकिन जो अंतर उन लोगों से आप में होगा वो किसका होगा? वो आपके आंतरिक व्यवहार का, वो आपके आंतरिक सोच का होगा। ये कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात। तो जब व्यक्ति बाह्य रूप से तो दिखावा करता है लेकिन आंतरिक रूप से उसमें कपट है, तो वो लोग संसार के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। जो लोग बाहर से भले ही कठोर हों लेकिन अंदर से जो कोमल होते हैं, जो अंदर से समान भाव रखते हैं, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देते। तो अंदर से कोमल बनिए, अंदर से समान भाव रखिए दोस्तों। यही जो है इस गीता के ज्ञान में बताने का प्रयास किया गया है, ताकि आप अपने आप ब्रह्म में चले जाएं, अपने आप ब्रह्म में स्थित हो जाएं। फिर आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप समदृष्टा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से, देखो हर कोई प्रयास करता है, मैं भी खूब प्रयास करता हूं, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। इस स्थिति पर पहुंचने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, और बार बार हम इस मोह में या फिर ये जो आसपास की सांसारिक जो प्रचंड माया है उसके फेर में कहीं ना कहीं पड़ ही जाते हैं। लेकिन प्रयास हमें उससे बचने का करना चाहिए, वही जरूरी है। ये कुछ इस तरह से है कि एक घाटी है जिसके दोनों तरफ बड़े पर्वत है। ठीक है, एक घाटी में आप हो, जैसे कि मैं लद्दाख में था, वहां पर ऐसा ही था, एक तरफ बड़ा पर्वत, दूसरी तरफ बड़ा पर्वत, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है। अब दोस्तों, सुबह सुबह जब सूर्य उगेगा तो हो सकता है आपको सूर्य ना दिखे, लेकिन जब आपके पश्चिमी पर्वत पर उस सूर्य की जो है किरणें पड़ेगी तो आपको यह पता चल जाएगा कि भैया देखो इधर से सूर्य उग गया। भले ही सूर्य अभी तक बाहर नहीं निकलेगा, क्षितिज से सूर्य ना निकले, तो भी उसकी आभा की वजह से हमको पता चल जाता है कि सूर्य उदय होने वाला है। इसी प्रकार से समत्व रखने वाला व्यक्ति भले ही बाहरी रूप से हमको सामने से ना दिखे, लेकिन उसके व्यवहार, उसके कार्य और उसकी प्रकृति से हमको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति समत्व का धारण करता है। अपने आप आपके व्यवहार में ये चीज झलकने लग जाएगी। बस अपने आप को आपको तैयार करना है। चलिए, मैंने बहुत समय ले लिया आपका, और कुछ लोग तो इसको ऐसा भी सोचते होंगे कि टाइम वेस्टिंग है, लेकिन यही जीवन का असली तत्व है। इसको जानने के लिए मुझे 14,000 फीट पर जाना पड़ा, तो मैं नहीं चाहूंगा आप भी इतना ऊंचा जाए, क्योंकि वहां बहुत कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है। हमारे जवान वहां बैठे हैं आज, तो उनकी हालत वही जानते हैं। दूर से फोटो में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में बहुत ही कठिन जीवन उनको जीना पड़ता है। चलिए, तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। राज्य में गांधी सद्भावना सम्मान 2020, इसके अंतर्गत कितने रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? अच्छा, आज मैं चाहता हूं कि वो सभी छात्र जो मेरा ये पोर्शन सुनते हैं, कौन सा वाला, कृष्ण का जो मैं गीता ज्ञान बताता हूं, जो भी सुनते हैं वो प्लीज कमेंट करके यस जरूर करें। आप लोग अगर यस करेंगे तो मुझे ये पता चल पाएगा कि 400 या 500 व्यूज जो डेली हो रहे हैं उनमें से कितने ऐसे छात्र हैं जो डेली सुनते हैं। ठीक है, तो जो रेगुलर सुन रहे होंगे, जो काट करके नहीं देखते, तो मुझे ये बात पता चल जाएगी कमेंट से कि हाँ इतने छात्र जो हैं इसको सुनते हैं। नहीं तो आप जो है जय श्री कृष्णा भी लिख सकते हैं। जो जय श्री कृष्णा नहीं लिखते वो कुछ और लिख सकते हैं। हो सकता है कुछ अन्य संप्रदाय धर्म के होंगे, वो कुछ और लिख सकते हैं, क्योंकि ये धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ये उस धारणा को, उस सोच को बढ़ावा देने के लिए है जो प्राणी मात्र में समता का भाव जो है उसको विकसित करने का प्रयास करती है। तो सभी कमेंट करके मुझे बताएं। तो गांधी, ये सद्भावना का ही प्रश्न हमारा है, और गांधी जी
गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व जिनको हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोग मानते थे, वो भी सद्भावना के रूप में वो गीता को मानते थे। उन्होंने गीता का इतना इतना बेहतरीन जो है जीवन में प्रयोग किया, जहां उन्होंने गीता का जो कुरुक्षेत्र है उसी को अपने जीवन के स्वरूप में ले लिया कि हमारा जो शरीर है ये भी एक कुरुक्षेत्र की भांति है। हमारे मन में जो द्वंद्व चलते हैं वही धर्म और अधर्म के रूप में है, और मानव मात्र की सेवा को ही उन्होंने ईश्वर की सेवा के रूप में दर्शाया। उन्होंने गीता के असली मर्म को समझा। तो गांधी सद्भावना सम्मान 2020 जो है राज्य में दिया जाएगा, और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि इसकी जो वेबसाइट दी गई है वहां पर कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो राम जानिए किस तरह से देने वाले हैं। इसके अंतर्गत पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बताना है कि ये पुरस्कार कितने रुपए का होगा। तो फटाफट से आपको सभी को आंसर देना है, कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों 5 लाख रुपए का पुरस्कार इसके अंतर्गत मिलेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को सम्मान देने वाले जो भी व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने ऐसे कुछ कार्य किए हैं जो निश्चित रूप से उनके त्याग को दर्शाते हैं और समाज के सामाजिक भले के लिए या लोगों के बीच में समरसता को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। 5 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और शॉल इसमें प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार जो है व्यक्ति अथवा संस्था दोनों को ही दिए जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुपालन और अनुशीलन के जरिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास, जो कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में क्लियरली झलकता है, और जिनमें से कुछ 1/3 सिद्धांतों को हम गांधीवादी सिद्धांतों के नाम से भी जानते हैं, उन सिद्धांतों में जो योगदान देने वाले व्यक्तित्व हैं उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सम्मान के लिए राजस्थान का कोई भी व्यक्ति, प्रवासी राजस्थानी या पंजीकृत संस्था पात्र होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो जुड़ा हुआ है जैव विविधता से। दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, MOEFCC के अंतर्गत आता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्थान है जो इसके अंतर्गत काम करता है और विभिन्न प्रकार के जीवों के खोज और उनको चिन्हित करने में, उनका निर्धारण करने में इसका बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आपको बताना है, ओके, ये साल 2019 है, इसको 2000 नहीं रखना है, 10-19 है ये। तो ZSI के अनुसार साल 2019 में देश भर में जंतुओं की कुल कितनी नई प्रजातियों की खोज की गई है, ये हमारा पहला प्रश्न आज का। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आई होप ये 368 ही है, हाँ 368 प्रजातियां जो है उनकी खोज की गई है। तो 368 नई प्रजातियां जो है यहाँ पर ZSI द्वारा इस बार चिन्हित की गई है, और हाल ही में एक पत्रिका में भी इसको प्रकाशित किया गया है। तो साल 2019 में नई 368 प्रजातियां खोजी गई है। इनमें से 116 जंतुओं की किस्में तो पहली बार देखी गई है, इससे पहले उनको कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों बीते 10 वर्षों में जंतुओं की खोज की यह दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। 2018 में 372 प्रजातियां खोजी गई थी और 10 साल में हमने 2444 नई प्रजातियां खोज ली है। इसकी जानकारी एनिमल डिस्कवरीज 2019 न्यू स्पीशीज एंड न्यू रिकॉर्ड के नाम से प्रकाशित की गई है। इसमें कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे तमिलनाडु के सलेम में जो छिपकली मिली है उसका नाम ईशान अग्रवाल, जो वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज की है उनके नाम पे अग्रवाली रखा गया है। महाराष्ट्र के अंबा के पास में एक छिपकली मिली है जिसका नाम अंबा ही रखा गया है उस स्थान विशेष के नाम पर। इसी तरह से और भी छिपकलियां हैं, जैसे कि आनंदन सीतारमण के नाम पर आनंदानी रखा गया है जो नीलगिरी में मिली है। सलेम में एक छिपकली मिली है जिसका प्राकृतिक विज्ञान में योगदान देने वाले तेजस ठाकरे के नाम पर ठाकरे नाम रखा गया है। इसी तरह से केरल के इडुक्की में जो छिपकली मिली है वो देश में बॉटनी में पहला डॉक्टरेट हासिल करने वाली जानकी अम्माल के नाम पर, जानकी उसका नाम रखा गया है। और केरल के पट्टनमथिट्टा में जो मछली एक मिली है उसे उस क्षेत्र के जो महाबली है, वामन अवतार की कहानी सुनी होगी, उनके नाम पर उसका नाम, मछली का नाम महाबली रखा गया है। इसी तरह से और भी जानवरों को ये नाम दिए गए हैं। दोस्तों अब तक विश्व में उपलब्ध जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें सर्वाधिक प्रतिशत जिन प्रजातियों का खोजा गया है, मतलब मान लो कि एक विशेष वर्ग के 100 जीव हैं, तो उनमें से जो कीट प्रजाति होती है, कीट प्रजाति की 50% से अधिक प्रजातियां खोजी गई है जो विश्व में सर्वाधिक है। सर्वाधिक मात्रा में जो है कीट प्रजातियों को ही हम खोज पाए हैं, नोट कर पाए हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो 50% ऑर्थोप्रोड्स है इनको हम खोज चुके हैं, ठीक है। 10% वर्टिब्रेट्स को हमें खोजना बाकी है अभी,
अब देखो वर्टिब्रेट्स की संख्या कम है। वर्टिब्रेट्स मतलब कौन होते हैं? मेरुदंड वाले, जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। हम वर्टिब्रेट्स, हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो ऐसे जीवों की 10% बची है, मतलब 90% इनको हम जो है पता कर चुके हैं। सबसे मैक्सिमम संख्या, नंबर ऑफ जो संख्या है जो खोजी गई है अभी तक, वो आर्थ्रोपोड्स की है, जो 50% हिस्सा भी धारण करती है। ये लगभग मेरे हिसाब से 3.5 मिलियन के करीब जो है इनकी संख्या है। 90% प्रोटोजोआ जो हैं वो खोजे जाने बाकी हैं, उनको अभी तक खोजा नहीं गया है। इसमें खोज करने के लिए बहुत से तरीके उपयोग किए जाते हैं, जिसमें डीएनए बारकोडिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग और एक्सरे जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी तकनीकें अलग अलग जीन वाले जीवों को अलग अलग रूप से निर्धारित करती है और उनके जेनेटिक कोड में जो अंतर होते हैं उसके आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करती है। तो ये काम हमारा जेडएसआई करता है। तो 378 प्रजातियां इस साल जेडएसआई द्वारा नई खोजी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की बुक के बारे में। तो गुलदस्ता करंट अफेयर्स की बुक जुलाई और अगस्त 2020 का पूरा एडिशन जो है अवेलेबल है आपके आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर। तो जो छात्र रेगुलर नोट्स बनाते हैं उनको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए छात्र हैं, जो पिछली क्लासेस नहीं देख पाते हैं, जिनके पास टाइम कम है, जो जॉब में है, ऐसे सभी छात्र जो है ये पीडीएफ लेकर भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ACF FRO के कोर्सेज में भी बहुत काम आएगी। तीनों करंट अफेयर्स की किताबें जनवरी 2019 से ही मैंने अवेलेबल करवा दी है। अभी भी समय है, आप रिवीजन कर सकते हैं चाहे तो वो आपके लिए वहां पर अवेलेबल है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कुल कितनी इकाइयां कॉर्पोरेट साझेदारों के रूप में सतत जलवायु कार्यवाही, सस्टेनेबल जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ जुड़ेंगी? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे संस्थान हैं, जिनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट, सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई। और ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आपके बीपीसीएल, आईओसीएल, ठीक है, एचपीसीएल, इनके नाम आपने सुने होंगे। तो कुल 5 इकाइयां, 5 यूनिट्स जो हैं अब इसमें जुड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत सारी सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले, नहीं, ये दरअसल सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। किसमें? जहां भी ये कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर ये क्या करेंगे, अब सोलर एनर्जी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 5 इकाइयां कौन कौन सी है? यहां पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL, HPCL और गेल इंडिया लिमिटेड। ये पांचों जो है इसमें अपना योगदान करेंगी और इनके जो भी इनके पेट्रोल पंप्स हो गए, इनके जो ऑफिसेस हो गए, उन सभी में ये क्या करेंगे, वहां पर प्राकृतिक ऊर्जा निवेश पर ध्यान देंगे, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन ऊर्जा और हाइड्रोजन जैसे प्राकृतिक निवेश शामिल है। इसके अलावा ये जैव ईंधन को भी बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, इनके आउटलेट्स पर ज्यादा से ज्यादा जैव ईंधन मिले उसका भी इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। तेल और गैस उद्योग अपनी संपूर्ण परिचालन श्रृंखला में सौर पैनल का उपयोग करने का प्रयास करेंगे। मतलब जहां जहां इनके जो भी आउटलेट्स हैं वहां पर सोलर पैनल के माध्यम से जो स्थानीय जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा, ताकि वो जीरो कार्बन फैसिलिटीज बन सके। वर्तमान में 270 मेगावाट इन्होंने स्थापित कर दिया है और आगे 60 मेगावाट इस साल ये जोड़ने का प्रयास करेंगे। और अगले 5 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उद्योगों द्वारा स्वामित्व ईंधन स्टेशनों के लगभग 50% को, स्वामित्व वाले मतलब ऐसे आपने देखे होंगे ना कंपनी का पेट्रोल पंप, तो कंपनी वाले पेट्रोल पंप पर ये व्यवस्था ही करेंगे। अभी तक सबसे ज्यादा करने वाला कौन है? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल ने 5000 से भी ज्यादा जो उसके ईंधन स्टेशन है वहां पर सौर ऊर्जा से संचालित करने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से हर एक क्षेत्र में छोटे छोटे प्रयास होंगे, तभी जाकर के जो है हम आने वाले समय में हमारे जीवाश्म ईंधन को कम कर पाएंगे, जो हमें अच्छी माहौल में, अच्छे पर्यावरण में जीने के लिए एक राह दिखाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देश की दूसरी किसान रेल, जो कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है, उसका शुभारंभ हो गया है। किस राज्य से किया गया है ये बताना है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पिछले महीने जो है देवलाली से एक किसान रेल की शुरुआत की गई थी। किसान रेल का तात्पर्य किसानों द्वारा उत्पादित की जाने वाली सामग्री को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाना है। तो जो उत्पादन बहुल्य क्षेत्र है वहां से मांग बहुल्य क्षेत्र में इनको पहुंचाना, ताकि किसानों को बढ़िया दाम मिल सके, उसके लिए इन्हें शुरू किया जा रहा है। और पहली किसान रेल सेवा जो दक्षिण भारत की और जो देश की दूसरी है वो शुरू कर दी गई है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए, ठीक है, 9 सितंबर को इसे शुरू किया गया। ये कहां से? दक्षिण मध्य रेलवे की गुतकंड मंडल के अंतर्गत शुरू की गई है।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से ये आदर्श नगर दिल्ली जाएगी। दिल्ली जो है दोस्तों बड़ी डिमांड रखता है चीजों की, और खाद्यान्न भी उसको चाहिए होते हैं, उन सभी की पूर्ति का ये प्रयास करेगा। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के वानिकी से जुड़ी जो है फसलों का उत्पादन होता है, जिसको अच्छा दाम दिलाने के लिए इस तरह से रेलवे का भी प्रयोग किया जाएगा। चलिए, बागवानी में आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। टमाटर, पपीता, कोको और चिली के उत्पादन में देश में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। याद कर लेना 4 नंबर, कोको और चिली, ठीक है। टमाटर, पपीता, ये सब कहां ज्यादा होते हैं? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने कुछ नए अध्यादेश लागू किए हैं और 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाने की बात कही है। और इस फंड के माध्यम से कृषि अवसंरचना, पोस्ट जो प्रोडक्शन होता है, पोस्ट प्रोडक्शन जो संरचना है उसको स्थापित करने में, जिसमें कोल्ड स्टोरेज हो गई, परिवहन की संरचनाएं हो गई, उनको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। हालांकि बहुत से हमारे जो विभिन्न प्रकार के संगठन है, किसान संगठन, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, जो अध्यादेश लाए गए हैं वो आप समझिए। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। नाम को ऐसे मत देखिए कि ये क्या आ गया, हुआ नहीं है, सीधा सीधा है कि किसान जो है उनके जो उत्पादन है उनका व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब क्या है? उनके व्यापार से जुड़ा हुआ अध्यादेश है। तो किसान जो कृषि उत्पादन है, कृषि उत्पाद जो है उनके व्यापार से जुड़ा हुआ है। अभी तक आप सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी कृषि उत्पाद है उनका व्यापार कहां पर होता है? मंडियों में, ठीक है। एग्रीकल्चर जो हमारी कमेटी जो होती है, एपीएमसी होती है, वो इसको मॉनिटर करती हैं और मंडियों में मंडी शुल्क देकर के और इनका आदान प्रदान किया जाता है। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखो, ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, मतलब ये नियम नहीं है। हालांकि ये काम पूरा नियम की तरह करेगा, लेकिन 6 महीने बाद में अगर इसको पारित नहीं किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार अध्यादेश है, इसमें किसानों को उनकी उपज कहीं पर भी बेचने की इजाजत है। मतलब एपीएमसी के अलावा आप किसी व्यक्ति विशेष को भी डायरेक्टली इसे बेच सकते हो। अब सरकार कह रही है कि इससे वन नेशन वन मार्केट बनेगा और व्यक्ति जहां चाहे वहां अपना उत्पाद बेच सकेगा, अपना प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। ऑनलाइन विपणन की व्यवस्था इसमें करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके विरोध में कहा जाता है कि मंडी व्यवस्था अगर खत्म हो गई तो व्यापारियों की मनमानी बढ़ जाएगी, वो औने पौने दामों पर किसानों की फसलें खरीदेंगे, क्योंकि किसानों के पास मंडियों की व्यवस्था नहीं होगी। अब देखो, जब आप ऑनलाइन बेचना, जैसे आज क्या हुआ, ऑनलाइन मार्केट जब शुरू हुआ तो उसके साथ ही क्या हुआ, बहुत से खुदरा व्यापारी खत्म हो गए। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन में आप देख रहे हो ना, बड़े प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, वो क्या है ना, बड़े मगरमच्छ की तरह डकार रहे हैं छोटी छोटी मछलियों को। देखो, किसी को बुरा लग सकता है, बात को गलत मत लेना, ये बिल्कुल सत्य है। मैं कहता हूं कि अगर बड़ा कोई बने तो बड़े को क्या करना चाहिए, नीचे वालों को प्रमोट करना चाहिए कि हम भी बढ़े और आप भी बढ़े, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बना करके। लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने की बजाय क्या होता है, बड़ा जिसको देखो, सरकार सही भावना से काम करना चाहती है। सरकार चाहती है कि ये लोग आगे बढ़े, उनको स्टार्टअप्स के नाम पर बड़े बड़े लोन दिए जाते हैं, उनको फंडिंग दी जाती है। छोटी छोटी कंपनियों को कोई फंडिंग नहीं मिलती। जैसे आर्य जंक्शन की बात करें, कोई फंडिंग नहीं है, मैं लेना भी नहीं चाहता। क्यों? फंडिंग लेने से फिर आप जो है मुक्त व्यवस्था में काम नहीं कर पाते हैं, आप अच्छी क्वालिटी गुणवत्ता को नहीं ला पाते, क्योंकि फंडिंग हमेशा रिटर्न मांगती है। अगर मान लीजिए मैं किसी से उधार लूंगा, ठीक है, तो वो वापस से रिटर्न मांगेगा, और उस रिटर्न की पूर्ति करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस अनुरूप जो है मेरी नीतियों का निर्धारण करना पड़ेगा। सपोज करो मैं किसी से 2 रुपए सैकड़े में भी पैसा ले लेता हूं, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ले लेता हूं, 24,000 रुपए महीने का तो मुझे उसको ब्याज देना पड़ेगा, इसके साथ 1 लाख रुपए भी चुकाना है। महीने का नहीं, साल का हो गया ना। तो मान लीजिए 5 लाख लेता हूं तो 1 लाख रुपए की व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी, मतलब 10,000 रुपए कहीं ना कहीं से महीने भर का मुझे वो ब्याज उसको देने के लिए लाना पड़ेगा। और उस ब्याज को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कीमतों को बढ़ा दूंगा, या अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके प्रोडक्ट को बढ़ाने का प्रयास करूंगा, या फिर मैं प्रमोशंस और बहुत से तरीके अपनाने की कोशिश करूंगा। फिर क्या होगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए शुरुआत में तो क्या होगा, व्यापारी जो है चीजों को खरीदेंगे ज्यादा दाम दे करके, इससे क्या होगा, लोग मंडी नहीं जाएंगे। लोग मंडी नहीं जाएंगे तो मंडी वाली जो संरचना है वो खत्म हो जाएगी, और फिर क्या होगा, फिर ये मार्केट आधारित हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पेट्रोल को छोड़ा गया, तो कुछ नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, और ये बिल्कुल आलोचना पूर्वक नीति है। अगर मार्केट में मंडियां खत्म हो गई जो कि रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या होगा, बड़ी मात्रा में जो है ये व्यापारी लूटना शुरू कर देंगे, फिर औने पौने दामों पर। जैसे कि ओला उबर जैसी बड़ी कंपनियां थी, और भी जैसे बड़ी कंपनियां हैं, उनके द्वारा भी यही किया गया। पहले फ्री का लालच दिया गया, फ्री ले लो फ्री ले लो फ्री ले लो, और बाद में क्या होता है, बाद में उनको जो है
धोखा दिया जाता है। फिर वो लोग जो गाड़ियां खरीद कर लोन पर बड़ी बड़ी उन्होंने लगा ली, मजदूर बन गए बेचारे उसके, उनको उसने अपना कमीशन बढ़ा दिया 5 से 10, फिर 15, 20, 25, 30 तक। अब पेट्रोल भी ड्राइवर खुद जलाए, उसके साथ बाकी खर्चे वो खुद करे, और जो छूट कंपनियां देती है उनको भी उस पर ही डाल दिया जाए बर्डन। तो यही हर जगह का हो रहा है, हर एक मार्केट में यही चीज चल रही है, जिसने बेरोजगारी बढ़ाने में ज्यादा योगदान दिया है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, दरअसल व्यापार जो है ना उस पर बड़े संस्थानों का कब्जा होता जा रहा है, और वो बड़े संस्थान क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यापारियों को मार रहे हैं कि तुम्हें अगर जीना है तो हमारी शर्तों पर जियो। वो बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। पूंजीवाद का ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए पूंजीवाद को रोकना जरूरी है। पूंजीवाद बढ़े, लेकिन वो सरकार की नियंत्रणकारी शर्तों पर बढ़ना चाहिए। एक अचानक से केवल अर्थव्यवस्था को ऊंचा दिखाने के लिए, या फिर भाई इतने ट्रिलियन की डॉलर व्यवस्था, वो काम की नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है हम सबको। हमको जरूरत है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जहां पर समान रूप से सबको थोड़ा थोड़ा मिल सके। ठीक है, चलिए, जैसे मैं आज आरएस पढ़ा रहा हूं, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं आरएस पर ही फोकस रहूं, क्योंकि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनको बाकी क्षेत्रों में, वो कांस्टेबल और बाकी एग्जाम्स में उनको पढ़ाने की अच्छी क्वालिटी भी देनी पड़े, साथ के साथ उनको रोजगार भी मिलता रहे। एक ही संस्थान उन सबको जोड़ ले, और फिर उसके बाद में जो भी टीचर्स हैं उनको भी नुकसान, स्टूडेंट्स को भी नुकसान, क्योंकि उनको गुणवत्ता का नहीं मिलेगा और टीचर्स की सैलरीज कम कर दी जाएगी। ये चीजों से बचना चाहिए। जैसे पेट्रोल को भी छोड़ा गया, तो पेट्रोल में क्या हुआ, आज बोल दिया जाता है कि मार्केट पर है पेट्रोल, तो हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल को इस तरह से रेगुलेट करना जरूरी था। ठीक है, तो ये पहले ऑर्डिनेंस का नुकसान। दूसरा ऑर्डिनेंस देखिए आप, दूसरा ऑर्डिनेंस असेंशियल एक्ट 1955 में बदलाव करता है। असेंशियल एक्ट 1955 जो है कुछ वस्तुओं को असेंशियल वस्तु अर्थात आवश्यक वस्तुओं में निर्धारित करता है, और इसमें अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज जैसी वस्तुएं सम्मिलित है। अब ये कहता है कि नहीं, इनको मुक्त कर दिया जाए, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को मुक्त कर दिया जाए। अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज जो है अनिवार्य वस्तुएं नहीं है। दरअसल अनिवार्य वस्तुओं में क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर अनिवार्य है तो उसकी एक निश्चित मात्रा से ज्यादा स्टॉक कोई नहीं कर सकता है। अगर स्टॉक करेगा तो क्या होगा, कालाबाजारी बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगा तो उसकी रेट्स बढ़ती है। ठीक है, अब सरकार तो बोल रही है कि इससे किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इससे कालाबाजारी बढ़ जाएगी। अभी से चोर बहुत बैठे हैं मिलावट करके बेचने वाले, वो क्या करेंगे, चीजों का स्टॉक कर लेंगे, मार्केट से जब चीजें कम हो जाएगी तो महंगे दामों पर उनको बेचेंगे। ठीक है, तो वो स्टॉक की जो सीमा है वो लगाई गई थी, वो बिल्कुल सही लगाई गई थी। अब समय आ जाएगा जब लोग भूखे मरेंगे, फिर तो इसका भी हमें विरोध करना चाहिए ना। सरकार की बहुत सी नीतियां अच्छी है, लेकिन बहुत सी नीतियां जो है वो बिना सोचे समझे लागू की जा रही है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है। मैं एक फौजी हूं, फिर भी ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस, ये एक और आएगा जिसके माध्यम से व्यावसायिक खेती के समझौतों को लाया जाएगा। व्यावसायिक खेती के समझौते मतलब अभी तक जो भी खेतियां होती है वो नॉर्मली जो है एक मौखिक एग्रीमेंट पर ही हो जाती है। ये कहना चाहते हैं कि एग्रीमेंट्स जो हो वो एग्रीमेंट जो है बाकायदा लिखित में हो, ताकि छोटे किसानों, सीमांत किसानों को अच्छा मूल्य भी मिल सके और उनको जो है कोई नुकसान भी ना हो, उनको लूटे ना। लेकिन इसका उल्टा होगा, क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी बड़ी कंपनी इस तरह की एग्रीमेंट करेगी तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी लिखेगी। ठीक है, और जब भी कोई विपरीत परिस्थिति होगी तो वो लीगली जो है उस चीज में उस किसान को, बेचारे को, या तो उसकी जमीन हड़प लेगी या कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके लिए फिर आंदोलन किए जाएंगे देश में। वही होता है हमारे यहाँ पर, जब तक कुछ घटनाएं घटित नहीं होती ना, बलात्कार ना हो, तब तक हम बलात्कार के प्रति जागरूक नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, तो उस चीज को भी एड्रेस करना जरूरी है। तो अगर इन चीजों पर ध्यान दे सरकार तो बहुत जरूरी है। हमारे जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं और जो बड़े बड़े, जिनको बोलते हैं कि हम उदारवाद के बड़े नेतृत्व करने वाले हैं, वो कम से कम इन चीजों पर ध्यान दें। उनको चाहिए कि वो फालतू की रिया चक्रवर्ती और फालतू की बहस करने की बजाय बैठ करके इन मुद्दों पर बात करें, पर इन पर कभी बात होती नहीं है। इन ऑर्डिनेंस पर कभी कोई बहस नहीं करता, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। और आप जानोगे नहीं तो बताओगे कैसे? पढ़े लिखे वो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनको मूलभूत स्तर की कोई जानकारी नहीं है। जानकारी किसको होगी? जो पढ़ेगा। ठीक है, अब बेचारा सरकारी कर्मचारी तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो बंधा हुआ है सरकार के नियमों के पालन में। लेकिन जो बाहर बैठा है लोकतंत्र में, वो तो बोले, कोई ये भी बोलना नहीं चाहता। चलो, हम बोल रहे हैं जो काफी है, आप भी बोलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक और नई योजना लाई जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आज लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो कितना निवेश होगा? 20,050 करोड़ रुपए का।
अब मत्स्य के माध्यम से जो है उस क्षेत्र को भी रेगुलेशंस में और उसमें भी टेक्नोलॉजी को डालने के लिए जो है एक नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत जिसकी घोषणा की गई थी, उसे 2020-21 से लेकर के 24-25 तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा इसमें? इसमें 20,000 करोड़ में से 12,340 करोड़ तो समुद्र और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में और 7,000 करोड़ रुपए के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? 2024-25 तक मछली उत्पादन अतिरिक्त 70 लाख और बढ़ जाए, 70 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन को बढ़ाना। और ये कहते हैं कि मछली निर्यात से आय को 1,000 करोड़ रुपए तक करना, मछुआरे और मत्स्य किसानों की आय को दोगुनी करना, पैदावार के बाद नुकसान को 20-25% से घटा करके 10% करना तथा मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। अब राम जानिए 55 लाख रोजगार कहां से उत्पन्न होंगे? मैं तो सोचता हूं कि बहुत से रोजगार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बनी बनाई जो व्यवस्था अभी मत्स्य पालन की जो असंगठित क्षेत्र में है वो रेगुलेशंस में आने के तुरंत बाद नष्ट हो जाती है। जैसे कि जीएसटी के आने के बाद में क्या हुआ, जीएसटी का तंत्र अच्छा है लेकिन लोगों के लिए बड़ी समस्या ये थी कि उनको फ्री असिस्टेंट नहीं मिला। लोग डरते हैं, जीएसटी आप खुलवाने जाओगे, जीएसटी के लिए अप्लाई करोगे, तो मैंने भी अप्लाई किया था जीएसटी के लिए, बड़ा मुश्किल है। मतलब आपकी फर्स्ट टाइम में ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको बहुत से इतनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है जिसके बाद आपका वो क्लियर होता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि हाल ही में मैंने आपकी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में मैंने अप्लाई किया ताकि मैं सरकार से थोड़ा ऋण लेकर के प्लेटफॉर्म को थोड़ा और विकसित कर सकूं, कुछ और अच्छे टीचर्स को मैं अपने साथ जोड़ सकूं जो कम दामों पर काम करने के लिए तैयार है, मेरे जैसे वाले। तो उसमें भी मुझे अभी कल आपत्ति आ गई है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और ये दीजिए। मैं कहाँ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट दूंगा? मेरा एक छोटा सा काम धंधा है, ठीक है, कर्जे करके मैंने स्क्रीन लगा रखी है, सारा सब कुछ किया है, मैं रिपोर्ट्स कहाँ से दूं उनको? तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर को लागू की गई। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसमें कोई लोन मिल पाएगा। 8% का ब्याज सब्सिडी की वो बात करते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि मैं जाकर के जिला उद्योग अधिकारी जी से मिलूं और उनसे मिलने के बाद में कुछ ऐसी पेशकश करूं जो कि सभी फॉर्मेलिटीज को साइड में कर दे और तुरंत मेरा काम हो जाए, क्योंकि मैं उस चीज़ों में विश्वास भी नहीं करता हूँ। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों से जो भी अर्थ मदद आ जाती है उससे हमारा प्लेटफॉर्म अभी तो चल रहा है, भविष्य का भविष्य में देखेंगे, पर काम चल रहा है। ठीक है, ज्यादा की हम कोशिश भी नहीं करते हैं। तो ये आपकी एक और योजना है। तो योजना इसलिए लाई जाएगी ताकि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, गुणवत्ता प्रौद्योगिकी अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, उपज के बाद ढांचा और प्रबंधन उसको संरक्षित करने के लिए, ठीक है, मूल्य निर्धारण श्रृंखला ऑनलाइन हो, आधुनिकीकरण हो उसका, मत्स्य प्रबंधन अच्छा हो ताकि मछलियों की प्रजातियों का संरक्षण भी हो सके और उनसे जो अतिरिक्त उत्पादन होता है उसको हार्वेस्ट भी किया जा सके। इसके अलावा अन्य और चीजें जैसे कि समुद्री शैवाल और सजावटी मछली की खेती को बढ़ाया जाए ताकि उनसे और अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध हो सके, ये सारी बातें इसमें कही गई है। तो अच्छी प्रजातियों की नस्ल तैयार करने, विभिन्न प्रजातियों को विकसित करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को विकास, विपणन नेटवर्क, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर इसमें ध्यान दिया जाएगा। तो यह है दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स जिसमें मैंने चर्चा की। आज थोड़ा सा मुद्दे इस तरह के थे कि जिन पर ढंग से बात करना जरूरी था। कैसा लगा ये तो आपके कमेंट्स और इसके साथ साथ आपके लाइक्स मुझे बताते हैं। पर वीडियो को शेयर करते रहिए, कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही ज्यादा स्तर तक हम इसे भेज पाएंगे। अभी तक के मेरे साथ जुड़े हुए होने के साथ आप ये जान ही गए होंगे कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर आगे बढ़ना। हमारी शिक्षा किसी कर्म फल को प्राप्त करने से जुड़ी ना होकर के समाज की समस्याओं से लेकर के ज्ञान वर्धन से जुड़ी होनी चाहिए। तभी जाकर के हम कुछ और बने ना बने एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे सामाजिक प्राणी जरूर बन पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।